जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा 12 में आज अपन 16वें पाठ की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है जैविक एवं अजैविक संसाधन। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं संसाधनों का जब वर्गीकरण पढ़ा था अपन ने, तो उसके अंतर्गत अपन ने सबसे पहला जो वर्गीकरण था वो उत्पत्ति के आधार पर, यानी जब संसाधन समझने लगे या संसाधनों की जब उत्पत्ति हुई या मनुष्य की उत्पत्ति हुई, तब अपन संसाधनों का उपयोग करने लगे। तो वो जो संसाधन थे वो क्या कहलाते थे? उत्पत्ति के आधार पर, यानी उनका उत्पन्न होना। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन केवल दो ही वर्गों में बांटे हुए थे, जैविक और अजैविक। जैविक में हम लोग आ जाते थे और अजैविक में जैसे जल है, हवा है, लकड़ी है, ये सारे किस में आते थे? अजैविक संसाधनों में। तो अपन अभी जो शुरुआत करेंगे वो है, सबसे पहले जैविक संसाधन अपन पढ़ेंगे, और उसके अंतर्गत आपकी किताब में जो सबसे पहला संसाधन दे रखा है वो है पशु संसाधन। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि पशु संसाधन का महत्व क्या है। तो सब लोग जानते हैं कि पशु संसाधन का जो महत्व सबसे पहला जो है वो कृषि के अंतर्गत, कृषि के जितने भी कार्य हैं वो सारे, पहले तो क्या है, पूरी की पूरी कृषि ही पशुओं पर निर्भर थी। आजकल तो मशीनी युग आ गया है, तो पशुओं का महत्व थोड़ा कम हो गया है। फिर भी जो बोझा ढोना है या खाद प्राप्त करना है पशुओं के मलमूत्र से, वो सारा किस में काम आता है? कृषि में काम आता है। और फिर पशु जो है वो एक महत्वपूर्ण यातायात साधन भी हैं। उसके बाद में बोझा ढोते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने को दूध देते हैं। दूध से जो अन्य चीज़ें बनती हैं या दुग्ध आधारित जो उद्योग हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? पशुओं पे ही डिपेंड करते हैं। ये सारा इसका महत्व हो गया। अब भारत में अगर अपन देखें तो भारत में पशुपालन जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो प्रमुख रूप से 4 पशुपालन क्षेत्र हैं भारत में, जिनमें पहला हिमालय पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत जो भी राज्य आ रहे हैं भारत के, वो सारे किस में आते हैं? हिमालय पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत पशुपालन में आते हैं, जहाँ पे मुख्यतः भेड़ और बकरियाँ पाली जाती हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं वो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हिमालय की तराई का प्रदेश है, असम है, और पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वो सारे किस में आते हैं? हिमालय पर्वतीय प्रदेश में। बच्चों, आपकी जो किताब है उसके अंदर पूरा मानचित्र दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत ये क्षेत्र है वो अलग अलग दर्शाए गए हैं, तो आप उसका अध्ययन जरूर कीजिए। दूसरा जो क्षेत्र है वो है उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अपना राजस्थान भी आता है। यहाँ पे मुख्यतः जो दुधारू पशु हैं और प्लस उसके साथ में जैसे ऊँट हैं या अन्य कोई जैसे भेड़ बकरियाँ हैं, गाय हैं, वो मुख्यतः इस क्षेत्र में पाली जाती हैं दूध के लिए। तो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात का जो प्रदेश है वो सारा इसके अंतर्गत आता है, उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत। और तीसरा इसमें है पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्र। पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, तो तटीय क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत कौन से भाग आते हैं या कौन से राज्य आते हैं? वो हैं, उसमें आता है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पूर्वी तमिलनाडु, केरल का पश्चिमी समुद्र तटीय जो पेटी है वो इसके अंतर्गत आता है, और यहाँ पे भैंस है वो मुख्यतः पाली जाती है। और चौथा जो भाग है पशुपालन क्षेत्र भारत में वो है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ पे वर्षा है वो कम होती है। उसमें उसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, राज्य आते हैं, वो हैं दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, और साथ में तेलंगाना भी आप इसमें लिख सकते हो। यहाँ पे वर्षा कम होती है। और इस तरह से भारत के प्रमुख जो पशुपालन क्षेत्र हैं वो पढ़ लिए अपन ने, इसको अच्छे से याद कर लेना है। 4 पशुपालन क्षेत्र हैं मुख्यतः। एक में हिमालय क्षेत्र आ जाता है, एक में राजस्थान वाला क्षेत्र आ जाता है, या पश्चिमी अपन कह सकते हैं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र आ जाता है, एक में तटीय क्षेत्र आ गए, और एक में जो बीच का पार्ट बचा है जहाँ पे वर्षा है वो कम होती है। तो इस तरह से ये पूरा अपना पूरा भारत है वो कवर हो गया। साथ ही आपको ये भी याद कर लेना कि कौन से क्षेत्र में कौन सा पशु है वो मुख्यतः पाला जाता है। अब इसी तरह से मुख्य पशुओं की अगर अपन बात करें कि भारत में कौन कौन से पालतू पशु हैं या कौन कौन से पशु हैं वो पाले जाते हैं, तो सबसे प्रमुख जो नाम आएगा उसमें वो है गाय बैल। गाय है वो भारत में सर्वत्र पाली जाती है, पूरे भारत में पाली जाती है, क्योंकि गाय को एक पवित्र पशु माना जाता है भारत के अंदर। तो उसका सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन दोनों में ही पूर्ण महत्व है, पूर्ण समान रूप से महत्व है, सामाजिक और आर्थिक धार्मिक जीवन में। और साथ ही इनकी जो गोबर की खाद है वो तो सभी जगह कृषि में प्रयुक्त की ही जाती है। तो इस कारण से जीवन एवं सामाजिक जीवन धार्मिक कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण इसकी जो है गाय बैल की जो उपयोगिता है वो कृषि में और मानव में दोनों में प्रमुख रूप से है। और अगर विश्व में इसका स्थान देखा जाए भारत का गाय पालन या बैल पालन में,
तो विश्व में सबसे पहला स्थान तो है ब्राज़ील का। ब्राज़ील के बाद भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान। किसमें? गाय बैल पालन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और विश्व में जितने भी गाय बैल हैं उनमें से 12.7% जो है वो भारत के अंतर्गत पाया जाता है। दूसरे अगर अपन बात करें भैंस, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि विश्व में प्रथम स्थान रखता है भारत भैंस पालन में। कई बार पूछा भी गया ये क्वेश्चन कि भारत का भैंस पालन में विश्व में कौन सा स्थान है, तो आप क्या लिखेंगे? प्रथम। या भारत का कौन से पशु के पालन में प्रथम स्थान है, तो अपन क्या लिखेंगे? भैंस पालन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में भैंस पालन के जो राज्य हैं, जैसे गाय बैल का पालन है वो तो पूरे भारत में होता है, सर्वत्र होता है। तो इसी प्रकार प्रमुख भैंस पालन राज्य, वैसे भैंस भी कई ज़्यादातर जगह पाली जाती है, परंतु प्रमुखता से जहाँ पे पाली जाती है वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, जहाँ पे प्रमुखता से भैंस पालन किया जाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भैंस की प्रमुख नस्लें भारत में कौन कौन सी हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि मुर्रा, जाफराबादी, भदावरी, सुरती, नीली, मेहसाणा क्या है, तो उसमें अपन बता सकते हैं कि ये भारत में पाई जाने वाली भैंस की प्रमुख प्रजातियां हैं। या फिर ऐसे पूछ लिया जाए कि भारत में पाई जाने वाली भैंस की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं, तो अपन उसमें लिख सकते हैं मुर्रा, जाफराबादी, भदावरी, सुरती, नीली, मेहसाणा और देशी। तो ये तो हो गया भैंस पालन। अब है बकरी पालन, जो भारत के कई राज्यों में प्रमुखता से, जैसे राजस्थान में बहुत प्रमुखता से बकरी पालन किया जाता है, क्योंकि बकरी जो है वो, बकरी के खाने पीने पर ज़्यादा पैसा है वो खर्च नहीं करना पड़ता, प्लस इसकी जो मेंगनी है वो खाद के रूप में बहुत अच्छे से प्रयुक्त होती हैं, बहुत अच्छी खाद उनसे तैयार की जा सकती है। इसीलिए बकरी को क्या कहते हैं? गरीब की गाय, क्योंकि उसके खाने पीने पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। तो बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है, या गरीब की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को। तो विश्व में जो बकरी पालन है उसका 14.5% जो है वो कहाँ होता है? भारत में। भैंस के लिए अपन ने पढ़ा नहीं, भैंस का जो पालन है विश्व में उसका 56.7%, यानी आधी से भी ज़्यादा भैंस पालन वो कहाँ किया जाता है? भारत में किया जाता है। इसी तरह से बकरी जो है वो 14.5% विश्व की कहाँ पाई जाती हैं? भारत में। और इसके पालन में, यानी बकरी पालन में चीन का प्रथम स्थान है, उसके बाद में भारत का कौन सा है? द्वितीय स्थान। और प्रमुख पालक राज्य अगर अपने प्रमुखता से अगर अपन देखें, तो अभी मैंने बताया जैसे राजस्थान में बहुत प्रमुखता से बकरी पालन किया जाता है, फिर आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु। उसके बाद में बहुत इम्पॉर्टेंट पशु है ऊँट, जो कि आजकल वर्तमान में विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बूचड़खाने बने हुए हैं वहाँ पे ऊँट है, कई या अन्य पशु हैं, उनको काट चीर दिया जाता है चमड़े के लिए, मांस के लिए या अन्य किसी भी वस्तु के लिए, क्योंकि जो पशु हैं उनकी हर एक चीज़ है वो काम में ली जाती है। तो ऊँट को सबसे पहले तो ऊँट का उपनाम क्या है? रेगिस्तान का जहाज, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत आराम से ऊँट चल सकता है, जहाँ पे कोई चल नहीं सकता वहाँ पे ऊँट चलता है। क्योंकि उसके पैर क्या हैं? गद्दीदार। पैर गद्दीदार होने के कारण रेगिस्तान में धंसते नहीं हैं, इसलिए ऊँट है वो आराम से रेगिस्तान में चल सकता है। एक विशेषता इसकी। दूसरी क्या है? इसका मलमूत्र गाढ़ा होता है और इसकी जो चमड़ी है वो बहुत मोटी होती है, इसलिए इसकी पसीना कम आता है। पसीना कम आता है तो अंदर शरीर से पानी है वो बाहर कम निकलता है, इसलिए इसको कम पानी की आवश्यकता होती है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मलमूत्र गाढ़ा और चमड़ी मोटी होने के कारण, पसीना कम आने के कारण अंदर जल की आवश्यकता कम होती है। उसके बाद में तीसरी विशेषता कि ऊँट का जो कुबड़ होता है, ऊँट का जो कुबड़ होता है उसके अंदर जो चर्बी होती है, उस चर्बी से ऊँट की जो जल पूर्ति है वो लगातार होती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि ऊँट है वो लगातार 7 दिन तक बिना पानी के रह सकता है, इसीलिए इसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और एक और विशेषता होती है इसकी कि ऊँट में वर्षों तक मार्ग याद रखने की अद्भुत क्षमता होती है। तो वर्षों बाद भी मार्ग याद रखने की अद्भुत क्षमता होती है, किसमें? ऊँट में होती है। और अपन विश्व का प्रतिशत देखें तो विश्व में भारत का जो ऊँट पालन में प्रतिशत है वो है 2.4%, यानी 2.4% ऊँट जो हैं विश्व के वो भारत में पाए जाते हैं। भारत में 1 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं, और जो अरेबियन कंट्रीज़ है वहाँ पे 2 कुबड़ वाले ऊँट भी पाए जाते हैं। ऊँटों की चमड़ी से कई सारी चीज़ें बनती हैं, प्लस उसके जो बाल होते हैं उनसे भी दरियाँ हैं, रस्सियाँ हैं, ये सारी बनाई जाती हैं। और इसके प्रमुख पालक राज्य अगर अपन देखें तो राजस्थान,
राजस्थान में भारत के 50% ऊँट हैं वो भारत में ही राजस्थान में ही पाए जाते हैं। पश्चिमी हरियाणा है, गुजरात है, यूपी है, एमपी है, यानी लगभग थोड़ा सा पश्चिमी भाग आ जाता है, वहाँ पे क्या है, ऊँट है वो। और अन्य पशु भी भारत में पाले जाते हैं जिनके अंतर्गत अपन घोड़े, खच्चर, टट्टू, गधे, सूअर, मुर्गी और याक देख सकते हैं। तो ये तो हो गए भारत के प्रमुख पालतू पशु। अब अपन देखें लास्ट में कि भारत में पशुपालन जो है वो कमज़ोर स्थिति में है, यानी जितना अच्छा अपन पशुपालन क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं उतनी है नहीं। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण है एक तो पौष्टिक आहार और चारे की कमी। पौष्टिक आहार और चारा, हरा चारा जो है वो सभी जगह उपलब्ध नहीं है। जैसे अपने राजस्थान में देख सकते हैं अपन, वर्षा की पूर्ति पूर्णतः नहीं होती, ज़मीन नहीं मिलती खेती के लिए। तो खेती के लिए अगर ज़मीन नहीं है, ज़मीन खेती के लिए ही नहीं है, तो पशुओं के चारे के लिए तो ज़मीन कहाँ से आएगी? तो पौष्टिक आहार और चारे की कमी होने के कारण पशु क्या हैं, कमज़ोर हैं। अच्छी पशु नस्लों का अभाव है। आजकल जो संकर नस्लें चल रही हैं उनका अभाव है भारत में। पशुओं की बीमारियां, पशुओं में जो बीमारियां हैं उनका पूर्णतः इलाज नहीं किया जाता, जिसके कारण पशु है वो लास्ट में क्या होता है, मर जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है मुख्यतः पशुपालकों की अज्ञानता और उनकी लापरवाही के कारण। क्योंकि वो पशु की बीमारी अगर होती है तो वो क्या होते हैं कि घर पे इलाज करना ही ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, बनिस्पत उसको अस्पताल ले जाया जाए या डॉक्टर को घर पे बुलाया जाए। तो पहले क्या होता है, घरेलू उपचार करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कई बार क्या होता है, उसका हर्जाना पशु को भुगतना पड़ता है। अब क्या उपाय किए जाएं कि भारत में पशुपालन की जो स्थिति है वो अच्छी हो जाए, उत्तम हो जाए? और इसके लिए उपाय अगर अपन देखें तो जो कारण है उनका उल्टा अगर अपन करके देखें तो काफ़ी हद तक भारत में जो है वो पशुपालन की स्थिति है उसको सुधारा जा सकता है। यानी पौष्टिक आहार और चारे हेतु क्या किया जाए, उत्तम चारागाहों का विकास होना चाहिए जहाँ पे पशु को पूर्ण सुविधाएं दी जाएं, चारे की, उसकी बीमारी दूर करने की, उसके स्वास्थ्य की, उसको अच्छी हवा मिले, उसको अच्छा जल मिले, उसको अच्छा खाना मिले। तो पशु क्या है, ऐसा उत्तम वातावरण पाके क्या होगा, अपने आप ही स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरा, गाँवों में कोई भी योजना अगर गांव तक नहीं पहुंचती तो उसका पूर्णतः अपन देखें कि पूर्णतः उसका लाभ जो है वो सबको नहीं मिल पाता। वो आकाशीय मार्ग में ही चलती रहती है वो योजना, जब तक उसको धरातल यानी अपने भारत के जो गांव हैं उनमें अगर घर घर में वो योजना नहीं पहुंचाई जाए तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो पशुपालन भी जो है वो ज़्यादातर कहाँ का व्यवसाय है, गाँव का ही है। तो अगर गांव में जो लोग हैं उनको अगर पूर्णतः शिक्षित किया जाए या उनको प्रेरित किया जाए वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन के लिए, तो काफ़ी हद तक अपन पशुपालन की स्थिति है वो भारत में सुधारी जा सकती है। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए गाँवों में पशु चिकित्सालय और कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोलने चाहिए। गाँवों में ज़्यादा से ज़्यादा खोलने चाहिए, क्योंकि ताकि वहीं पे अपने को संकर प्रजनन द्वारा उत्तम किस्म के जो पशु हैं वो प्राप्त हो सकें, प्लस गांव के जो लोग हैं वो उससे ज़्यादा प्रेरित हो सकें उस चीज़ से। और तीसरा इसमें वही है कि पशु रोगों की रोकथाम हेतु पूरी की पूरी दवाइयाँ और जो टीकाकरण है वो उचित मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए और गाँवों में मुख्यतः ये उपलब्ध होना चाहिए। और चौथा जो उपाय है वो है वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन का प्रचार प्रसार होना चाहिए, यानी गाँव में लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए कि वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन के संकर नस्लों का पालन करें। तो इस तरह से ये अगर उपाय अपनाए जाएं तो ये जो कारण है वो अपने आप ही छिप जाएंगे और भारत में पशुपालन की स्थिति है वो मजबूत हो जाएगी। तो ये अपन ने टॉपिक एक पशु संपदा या पशु संसाधन का जो टॉपिक है अपन ने कंप्लीट कर लिया। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, इस बार हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अगला जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा वन संसाधन।